हेलो स्टूडेंट्स, मैं तन्वी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आई हूँ। देखिए, आप सभी जब बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो कुछ गलतियां आप लोगों से जाने अनजाने में हो जाती है, जिस वजह से पूरा असर आपके एग्जाम पे पड़ता है। देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने मेहनत करके सिलेक्शन हासिल करी, कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत मेहनत करके भी सिलेक्शन हासिल नहीं कर पाए, कुछ ऐसे बच्चे जो मेहनत बहुत करी है, बहुत ही ज्यादा फेलियर देखा है, बट उस फेलियर से उन्होंने सीख कर उस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट किया है। हर तरह के बच्चे से हम मिले हैं। 15 साल हो गए हैं हमें पढ़ाते हुए, और इन 15 सालों में हमने उस बच्चे से भी बात करी है जिसका पेपर क्लियर हुआ है, और उस बच्चे से भी बात करी है जिस बच्चे का पेपर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये एक इंसान की फितरत है कि सक्सेस के पीछे भागता है। पर मैंने हमेशा उस बच्चे से भी मिलना जरूरी समझा जिस बच्चे की सिलेक्शन नहीं हुई, ताकि मैं जान सकूं कि उस बच्चे ने ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से वो इतनी तैयारी होने के बावजूद पेपर क्लियर नहीं कर पाया। और इन बच्चों से मिलने के बाद वो ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपसे हो जाती हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से आपके पेपर में प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी गलतियां आज मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग करते हैं। देखिए, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि वही टॉपिक आपके प्री में इजी टू मॉडरेट आएंगे और मेंस में वही टॉपिक मॉडरेट टू हाई आएंगे। जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग तो सेम है ना, मैथ्स और रीजनिंग तो आपका दोनों में आएगा, बट मेंस में कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो बढ़ जाते हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, तैयारी शुरू करी, तैयारी किसकी कर रहे हैं, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की। जो बच्चे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, लैंग्वेज नहीं कर रहे, जनरल अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हैं। तो बच्चे, ये है आपकी सबसे पहली गलती। रिजल्ट इसका क्या है, प्री जो कि क्वालिफाई करना है और मेंस जिसके नंबर ऐड होंगे। तो देखा जाए आप ज्यादा समय किसको दे रहे हो, प्री को जो सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेंस को समय आप कम दोगे, क्योंकि आप एक बात जानते हैं, आपका जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट आता कब है पता है, आपके मेंस एग्जाम से 12 से 15 दिन पहले। तो अगर ऐसी बात है, अगर आप सोच रहे हो कि प्री का पेपर देके आएंगे, प्री का रिजल्ट देखेंगे और फिर मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, यानी कि आप मेंस को दे रहे हैं सिर्फ 12 से 15 दिन, जो कि बहुत कम है। इतने कम दिन में पेपर क्लियर नहीं हो सकता, और ऊपर से आपको तो मेंस में नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि मेंस के नंबर काउंट होंगे। तो बच्चे ज्यादा टाइम प्री के लेवल को दे रहे हैं, कम समय मेंस के लेवल को दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती बच्चों की होती है, जिन बच्चों का प्री क्लियर हो जाता है और मेंस में रह जाते हैं। तो अभी से ही प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करो। आप लोगों का तो देखो लकी हो, आपका सिलेबस भी फर्क नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग अगर पढ़ रहे हो तो प्री और मेंस दोनों लेवल की पढ़िए, और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, ये चीजें भी अभी से पढ़ना शुरू कर दो, बाद में समय नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद दूसरी गलती कि आप सोचते हो कि पेपर क्वालिफाई करना है। बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, मैम कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ बच्चे, अगर चलो मैंने लास्ट ईयर की आपको कट ऑफ बता दी, अब वो कट ऑफ आप दिमाग में लेके पेपर देने जा रहे हो। अब मान लो मैंने बोला कि 63 की कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 80, अब आप दिमाग में 63 लेके गए हो, जैसे ही 64 अटेम्प्ट होगा ऐसे मजे से बैठ जाओगे कि चलो 63 की कट ऑफ थी, मेरा 64 हो गया। अरे बच्चे, एक बात सुनो, आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं है ये कि वहां पे आपके पासिंग मार्क्स है 33%, वही लाने हैं बस। आपको पेपर क्वालिफाई नहीं कर, मतलब क्वालिफाई तो करना ही है, ठीक है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपका नाम मेरिट में आना चाहिए। देखो, प्रीलिम्स तो चलो मान लिया, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, बट वहां पे भी आपकी कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है। 3 चीजें होती है, एक तो आपकी कितनी वैकेंसीज आई, दूसरा कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, और तीसरा आपका पेपर का लेवल कैसा था। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ होती है। तो अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देख रहे हो, वो डिपेंड कर रही है लास्ट ईयर में कितनी वैकेंसीज थी, लास्ट ईयर में कितने बच्चों ने पेपर दिया था, और लास्ट ईयर पेपर कैसा आया था।
तो इस बार की कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर की कट ऑफ से रिलेटेड नहीं है, आपको सिर्फ एक ट्रेंड पता लग जाएगा, पर उस ट्रेंड को ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है। ओके, इस बार की जो कट ऑफ है वो इस बार की नंबर ऑफ वैकेंसीज, इस बार की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है और इस बार का पेपर का जो लेवल रहेगा उस पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो आपको ठीक है प्रीलिम्स को जरूर हमें क्वालिफाई करना है, पर मेंस के टाइम पे आप जो बच्चे पुरानी कट ऑफ देख के पेपर देने चले जाते हैं और वो उतने क्वेश्चन जैसे हुए तो खुश हो जाते हैं, अब तो मेरा पेपर क्लियर हो गया। क्या यही आपका एम है? चलो पेपर क्लियर कर लिया, आपका जो है क्वालिफाई हो गया मेंस का पेपर, और आपके क्वालिफाइंग जो नंबर है, मान लो आपकी कट ऑफ जो है वो सपोज कर लो 60% है, अब आपका एक नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, तो क्या आपको सिलेक्शन मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे पेपर क्लियर करना आपका एम नहीं है, सिलेक्शन हासिल करना आपका एम है। पहले तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर करिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको हासिल कब होगी? अगर आपका नाम मेरिट में आएगा, और मेरिट लिस्ट में नाम उस बच्चे का आता है जिसका स्कोर कट ऑफ से 10, 15, 20 नंबर ज्यादा है। तो कट ऑफ क्लियर करना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। वो बच्चे तो बहुत ही मतलब परेशान होते हैं। एक तो बच्चा होता है जो फेल हो गया, एक बच्चा होता है जिसका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। जो बीच के बच्चे होते हैं ना, जिनका पेपर क्लियर हो गया, नाम वेटिंग लिस्ट में है, वो बेचारे बच्चों का जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है ना, वो बड़ा खतरनाक है। अब जिसका क्लियर नहीं हुआ उसको पता है कि ये मेरे हाथ से जा चुका है, मुझे अगले पेपर की तैयारी करनी है, वो अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दी। जिसका नाम मेरिट लिस्ट में, वो मजे कर रहा है क्योंकि उसको पता है उसके नंबर इतने अच्छे आए हैं कि वो सिलेक्शन तो उसकी हो गई है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब जो बच्चा वेटिंग लिस्ट में है वो अटका हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो सोच रहा है, मतलब वो उम्मीद कर रहा है कि उसका नाम आ जाए, वेटिंग लिस्ट में से सिलेक्शन हो जाए, अगले पेपर की तैयारी पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा, इसमें भी लटका पड़ा है। तो आपको उस स्टेज पे नहीं आना। तो पेपर में जो कट ऑफ है उससे आपका नंबर, ये नहीं कि आपकी कट ऑफ मान लीजिए 60 है तो आपकी 61 स्कोर आ रहे हैं, वो तो बहुत बेकार स्कोर है। अगर 60 कट ऑफ है तो आपका स्कोर जो है वो 75 होना चाहिए, यानी कट ऑफ से 15 नंबर ऊपर होगा स्कोर, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। तो अपने दिमाग में ये बात पहले तो क्लियर कर लीजिए कि पेपर आपको जो है क्वालिफाई नहीं करना, सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन के लिए आपका नाम मेरिट में होना बहुत जरूरी है। ओके, अगली गलती जो आप सब करते हैं, बच्चे कहते हैं, और इसमें हमारे घर वालों का, दोस्तों का, बड़े भाई बहनों का बड़ा योगदान है, जो कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर नहीं होता, पहला पेपर तो ऐसे ही देने चले जाना, पता लग जाएगा पेपर कैसे होता है, सेकंड अटेम्प्ट जब दोगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती। आपको एक बात बताऊं, 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और इन 15 सालों में जितने बच्चों को सिलेक्शन दिलाई है उसमें से 70% बच्चा ऐसा है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, कारण जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपने उससे पहले रिसेंटली अपना सिलेबस खत्म किया, सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर है, सिलोगिज्म का चैप्टर, टेबल्स आते हैं, स्क्वायर्स आते हैं, सब चीजें दिमाग में आपके फ्रेश है, तो आप वो पेपर अच्छे से दे पाओगे। दूसरा कारण, स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है नहीं हुआ तो अगली बार दे देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। और जो बच्चे डरते हैं ना, पेपर उन्हीं का खराब होता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा जो होता है उसके मन में इतना डर नहीं होता। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करने के चांसेस ब्राइट होते हैं, बशर्ते तैयारी करके जा रहे हो। ये नहीं कि आप सोचो मैम ने कहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर होता है और तैयारी करके नहीं जा रहे, फिर नहीं होगा। अच्छे से तैयारी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट को सीरियसली नहीं लेते, अच्छे से तैयारी नहीं करके जाते। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले अच्छे से तैयारी करके जाइए, और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर होने के चांसेस ब्राइट होंगे अगर आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हुई है, और प्रिपरेशन के साथ साथ आपने खूब सारी प्रैक्टिस करी है। ओके, तो ये बात याद रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगली गलती, सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद मस्ती कर रहे हो, पेपर क्लियर हो गया, मन में ही सोच के बैठे हो। बच्चे सिलेबस खत्म हुआ है ना, आपका अगर सिलेबस सारा खत्म हुआ है तो आपने सिर्फ 40% प्रिपरेशन करी है,
सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से पेपर क्लियर नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिलेबस जब आप कंप्लीट कर रहे हो आप चीजों को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो। बट जब आप जो है मॉक टेस्ट देंगे तो सारे सब्जेक्ट्स एक साथ, एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर एक साथ, और एक टाइम लिमिट होगा, तभी आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो। तो बिना मॉक टेस्ट के पेपर देने मत जाना। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनको तो मैं स्पेशली बोल रही हूँ, या जिस बच्चे का भी पेपर है अच्छे खासे मॉक टेस्ट दिए होंगे, तभी आपकी प्रिपरेशन पूरी है। क्योंकि सिलेबस पूरा करना सिर्फ 40% प्रिपरेशन है, आपका मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस जो है वो 60% प्रिपरेशन है। ये सब करोगे तब आपकी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट होगी। ओके, और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, प्रिपरेशन नोटिफिकेशन आने पे नहीं करते हैं। ये आपका एसएससी का पेपर नहीं है, ये बैंकिंग का पेपर है। बैंकिंग का पेपर जो आपका प्रीलिम्स जिस डेट को होना है उससे 1 महीने पहले आती है नोटिफिकेशन। आपकी नोटिफिकेशन का 1 या मैक्सिमम 1.5 महीने बाद ही आपका प्रीलिम्स का पेपर है। और ये बहुत एक गलती है बच्चों की जो नोटिफिकेशन की वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तो तैयारी करेंगे। नहीं, आपको 5 से 6 महीने जो है अच्छे से अगर आप डिवोट करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं ब्राइट। करने वाले 3-4 महीने में भी कर लेते हैं, बट एक आइडियल टाइम पीरियड अगर मैं बोलूं वो है 5 से 6 महीने का, जिसमें 3 से 4 महीने आपको लग रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करने में और 1 से 2 महीने आपको लग रहे हैं अपनी स्पीड बढ़ाने में। क्योंकि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और सिलेबस कंप्लीट करके जब आप मॉक टेस्ट दोगे उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये सब चीजें जो है आपको 5 से 6 महीने चाहिए। और अगर आप नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हो तो बच्चे नोटिफिकेशन के बाद तो सिर्फ महीना है, तो महीने में कैसे तैयारी कर लोगे? तो जब आपको पता है, जैसे कि अब आपको पता है कि फेब में एसबीआई की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, तैयारी अभी शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि फेब में अगर नोटिफिकेशन आ रही है तो मार्च या मैक्स अप्रैल तक आपका प्रीलिम्स का पेपर भी होगा। तो ये नहीं कि आप बच्चे पैनिक करते रहते हैं, मैम नोटिफिकेशन कब आएगी, हम तैयारी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? नोटिफिकेशन आने पे नहीं, नोटिफिकेशन से पहले अपनी तैयारी को शुरू करिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। और आप जैसे कि आप कई बार कुछ बच्चे आते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। अरे ये कोई कॉलेज के पेपर थोड़े ग्रेजुएशन के कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, वो करके आपके पासिंग मार्क्स आ गए। मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे आपका एम पासिंग मार्क्स का नहीं है, यहाँ पर आपका एम है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए। और मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए तो 100% सिलेबस आपको करना पड़ेगा। सिलेबस में सिलेक्टिव नहीं हो सकते। और ये नहीं कि रीजनिंग करने में मजा आ रहा है तो सारा दिन रीजनिंग करी जा रहे हो, नहीं। आपको रीजनिंग मैथ सबको बराबर समय देना है। जो सब्जेक्ट पसंद है उसको चाहे कम समय दे लो, पर जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है उसको तो ज्यादा समय दो। क्योंकि जो पसंद है वो तो फटाफट सॉल्व होगा, और जो खतरनाक लगता है उसको ज्यादा टाइम देना है। बच्चे कन्वीनियंस से चलते हैं, जो सब्जेक्ट में मजा आता है उसको ज्यादा टाइम देते हैं, जबकि उसको कम टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और आखिरी गलती, जब आप पेपर देने जाओगे बच्चे क्या करते हैं, देखो वहां पे ये तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी कन्वीनियंस से पहले कोई भी सब्जेक्ट उठा के सॉल्व कर लो। अगर मैं आरआरबी के प्रीलिम्स की बात करूं जिसमें रीजनिंग और मैथ्स है, तो अगर पहले रीजनिंग खुल रहा है तो आपको रीजनिंग ही पहले करना पड़ेगा, और अगर पहले मैथ्स का सेक्शन खुल रहा है तो आपको पहले मैथ्स ही करना पड़ेगा। पर उस सब्जेक्ट के अंदर जो 40 सवाल है, वो 40 सवाल जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में सॉल्व करो। अब मान लो रीजनिंग का पेपर खुला, रीजनिंग का पहला सवाल है पजल का, और वो भी खतरनाक वाली। अब बच्चे करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं पेपर में, सीक्वेंस में पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी गलती होती है। आपको वहां पे आप जंप कर सकते हो, पहले से सीधा 10वें सवाल पे आ सकते हो। तो आपने सीक्वेंस में पेपर नहीं सॉल्व करना, आपने प्रायोरिटी से सॉल्व करना है। अगर रीजनिंग का सेक्शन खुला है जिसके लिए आपको 25 मिनट मिले हैं, तो आपका पहला सवाल पजल का है, आपको पता है 5 सवाल तो पजल के रहेंगे, सीधा 6th पे क्लिक करो, सिलॉगिज्म आ गया, धड़ धड़ करके सॉल्व कर दो। सिलॉगिज्म आ रहा है, इनइक्वालिटी आ रहा है, ब्लड रिलेशन आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, करते रहो। जैसे ही पजल आया फिर 5 सवाल स्किप करके बाकी कर दो। उससे क्या होता है, पजल करने में लगता है टाइम, और पहली पजल इन केस बाय चांस गलत हो गई तो पेपर खराब होगा।
पर अगर आप पजल को आखिर में कर रहे हो और तब पजल गलत होती है तो मन में एक तसल्ली होती है कि चलो हमने बाकी रीजनिंग से नंबर खींच लिए थे। तो समझ रहे हो, पजल को शुरू में कभी मत छेड़ना। आपको जब भी आप सेक्शन ओपन करेंगे, मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स में आप जैसे कि कैलकुलेशन के क्वेश्चन जल्दी कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं, है ना। तो आप जब सेक्शन खोल रहे हैं तो आपको सीक्वेंस में नहीं चलना, आपको प्रायोरिटी में चलना है। जिन चीजों को सॉल्व करने में कम समय लगता है उनको पहले करिए और बाकी चीजें बाद में करिए। तो ये 5 गलतियां जो आज मैंने हाईलाइट करी हैं, याद रखना, ये आपने अब नहीं करनी अगर चाहते हो कि इस बार सिलेक्शन मिले। क्योंकि इतने बच्चों से मिलने के बाद मैंने जाना है कि ये 5 कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं और जिस वजह से मेहनत करने के बावजूद बच्चों को फेलियर मिलता है। और अगर आप ये 5 गलतियां नहीं करेंगे तो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूं कि आरआरबी का हमारा एक 999 का बैच है जिसमें कि आपको हम रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों दे रहे हैं और इसमें हम आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाएंगे। तो आप इस बैच को हमारी ऐप कैरियरविल पे जाके परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको आरआरबी नहीं, सभी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, सभी कौन से, बैंकिंग और इंश्योरेंस के, यानी कि जितने भी पेपर आईबीपीएस लेता है, चाहे वो आपका आरआरबी हो या 2026 में आपके जितने भी पेपर आने हैं, सभी एग्जाम्स, तो हमारा एक बैंकिंग फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और इस बैच की कॉस्ट है 1499। अगर आप 31 अक्टूबर से पहले रजिस्टर करते हैं तो आपको 4999 का बैच मिलेगा, सिर्फ 1499 का, अगर आप 31 अक्टूबर से पहले इस बैच में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और इसमें हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे, सभी एग्जाम्स को फोकस करते हुए, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ आ गया होगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन से पहले। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।